अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फंजाई। तो ये पहली वीडियो है, इसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे फंजाई से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई क्या होते हैं, कौन से किंगडम में पाए जाते हैं और क्यों इन्हें इस किंगडम के अंदर रखा जाता है। तो जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि जो फंजाई हैं इनिशियली आपको मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक को प्लांट्स कहा गया था और एक को एनिमल्स कहा गया था। तो प्लांट्स के अंदर उन्हें रखा गया था कि जिनके पास सेल वॉल थी, जो ऑटोट्रॉफिक थे यानी अपना खाना खुद बनाते थे और जो यूजुअली नॉन मोटाइल थे। एनिमल्स के अंदर उन्हें रखा गया था जो हीटोट्रॉफिक थे और जो मोटाइल थे। अच्छा, अब प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म थे, जिनमें एक तरह का ऑर्गेनिज्म ये फंजाई थे। अब फंजाई को रखा गया था प्लांट्स के साथ। क्यों रखा गया था भाई? तो इन्हें रखा गया था प्लांट्स के साथ इसलिए क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं प्लांट्स से। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? नंबर 1, दोनों के पास सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास भी और फंजाई के पास भी। यही मेन रीज़न था उस वक्त कि जिसकी बेसिस पे इन्हें रखा गया था प्लांट्स के साथ। दूसरा फीचर क्या है? दे बोथ लैक सेंट्रियोल। अगर आप सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में देखें तो न्यूक्लियस के ऊपर एक तरह की बॉडी होती है। इसे मैं बाहर निकालूं, अगर इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और इसके अंदर दो बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल। इन सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। ये मैं चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो सेंट्रियोल है ये फीचर है एनिमल सेल का। प्लांट सेल के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं होते और फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल नहीं होते। एंड थर्ड वन इज़ बीइंग नॉन मोटाइल। प्लांट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, वहीं से ग्रो करते हैं। और जो फंजाई हैं वो भी नॉन मोटाइल हैं, वो भी मूव नहीं करते। ये फीचर एनिमल्स का होता है। तो ये 3 फीचर ऐसे हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि फंजाई को रखा जा सकता है किंगडम प्लांटी के अंदर। लेकिन फंजाई के कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो मैच करते हैं एनिमल्स के साथ। तो वो कौन से कैरेक्टर हैं? नंबर 1, दे आर हीटोट्रॉफिक। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हीटोट्रॉफिक होते हैं। सिमिलरली फंजाई भी हीटोट्रॉफिक यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। लिविंग या डेड, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड फीचर क्या है? दे लैक सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। पहली बात तो एनिमल्स के पास सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन चूंकि एनिमल्स के पास भी सेलुलोज नहीं होता और फंजाई के पास भी सेलुलोज नहीं होता, तो ये भी एक कॉमन फीचर रख लिया गया है। एंड थर्ड वन इज कंटेन काइटिन। एनिमल का फीचर है कि एनिमल की बॉडी के अंदर काइटिन मिल जाता है। प्लांट्स के पास काइटिन नहीं होता, जबकि फंजाई के पास आपको काइटिन मिल रहा है। तो फंजाई और एनिमल की बॉडी के अंदर काइटिन पाया जा रहा है। अब ये काइटिन कहाँ पाया जाता है एनिमल्स के अंदर? तो एक बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है, आप चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं। उन इंसेक्ट्स के पास एक अदद स्केलेटन होता है जो उनकी बॉडी के बाहर होता है। दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, यानी एक्सो का मतलब बॉडी के बाहर। तो ये एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। काइटिन बेसिकली कहते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर को। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फंजाई जो है वो बीच में आ गया। कुछ फीचर्स प्लांट के साथ मिल रहे हैं तो क्या किंगडम प्लांटे में रखें, कुछ फीचर्स एनिमल्स के साथ मिल रहे हैं तो क्या जो है वो हम एनिमल के अंदर रखें। तो इस वजह से इन्हें दोनों से हटा दिया गया और इन्हें अलग रख दिया गया। इन्हें एक अलग ग्रुप दिया गया और उस ग्रुप को नाम दिया गया, उस पूरे किंगडम को नाम दिया गया किंगडम फंजाई का। नाउ द क्वेश्चन इज, वो क्या रीजंस थे कि जिसकी बेसिस के ऊपर देखें, अगर तो दोनों में सिमिलैरिटी आ रही है तो आप दोनों के अंदर रख सकते हैं, आधे आधे कर सकते हैं। अलग रखने की क्या ज़रूरत थी? तो वो क्या रीज़न थे जिसकी वजह से इन्हें अलग रखा गया? तो वो था इनका डीएनए। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के अंदर बताया था कि हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। एक हमने पढ़ा था कि जिसे हम कहते हैं होमोलॉजी, यानी होमोलोगस स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर। ऐसे स्ट्रक्चर जो बाहर से देखने में मुख्तलिफ नज़र आते हैं, काम मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन उनकी अंदर की बनावट एक जैसी होती है, मिलती जुलती होती है। हम उनकी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को एक साथ भी रखते हैं और अलग भी रखते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था साइटोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर खोल के देख लें। तीसरा हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री, बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या दूसरे मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इन तीनों से बात ना बने तो जो फाइनल होता है, फाइनल टूल होता है क्लासिफिकेशन के लिए, वो होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर बेसिकली आप उनके डीएनए को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो किससे मैच कर रहा है। तो जब इनका डीएनए स्टडी किया तो उससे कंफर्म हुआ कि ये ना तो प्लांट्स के साथ मैच करते हैं ना एनिमल्स के साथ मैच करते हैं। इनका डीएनए जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट था। तो ये एक रीज़न हो गया इन्हें सेपरेट रखने का। सेकेंड जो है, इनके अंदर एक ख़ास तरह का माइटोसिस होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर माइटोसिस। अब देखिए, नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, ये अगर सेल है
और ये न्यूक्लियस है। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या मौजूद होते हैं। ये एनिमल का सेल है, सपोज कर लें। यहाँ मौजूद होते हैं सेंट्रियोल एक बॉडी में, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, तो ये सेंट्रोसोम 2 हो जाते हैं। ये अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब डिवीजन आगे बढ़ती है तो इस सेल की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर, ये गायब होने लगती है क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ मौजूद है। और ये जो सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम यहीं रह जाता है और एक सेंट्रोसोम माइग्रेट करके चला जाता है दूसरी तरफ। माइटोसिस आपकी बुक में डिटेल में नहीं है, अभी सेकेंड ईयर के अंदर है। मैंने बताया था जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके। अच्छा, अब इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर बनाना। तो ये धागे बनाएंगे जो कि इन क्रोमोसोम को आकर पकड़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, स्पिंडल फाइबर कहाँ से बन रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर से। एंड नंबर 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। ये काम माइटोसिस में होता है प्लांट्स में भी, और ये काम माइटोसिस में होता है एनिमल में भी। प्लांट्स के अंदर कंडीशन ये होती है, ये प्लांट का सेल है, तो प्लांट के अंदर भी कंडीशन ये होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता। प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते, लेकिन प्लांट्स के अंदर इसी पॉइंट से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर सेंट्रियोल होना चाहिए था वहीं से बनना शुरू होते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि प्लांट और एनिमल के अंदर जब डिवीजन होती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, डिसअपेयर होती है, ब्रेक होती है। एंड नंबर 2, जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से बनते हैं। फंजाई के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ फंजाई का सेल, सपोज कर लेंगे फंजाई का सेल है, तो फंजाई के सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी तो बाहर से स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, बल्कि अगर ये क्रोमोसोम है तो स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर से ही बनते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं न्यूक्लियर माइटोसिस के बारे में। नंबर 1, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक नहीं होती, एंड नंबर 2, स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो बनते हैं विद इन द न्यूक्लियस। तो ये 2 फीचर्स हैं। नंबर 1 कि डीएनए इनका बाकी ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, एंड नंबर 2 इनके अंदर एक खास तरह का माइटोसिस होता है। दैट इज़ वाई इन्हें अलग ग्रुप के अंदर डाल दिया गया, एक बड़े से ग्रुप के अंदर डाल दिया गया और उसको नाम दिया गया किंगडम फंजाई का। अब उस किंगडम फंजाई के फीचर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन आता है इसके अंदर, नॉन क्लोरोफिलस, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, एंड दैट इज वाई फंजाई क्या होते हैं, फंजाई हीटरोट्रॉफ होते हैं। किस टाइप के होते हैं इसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। अच्छा, सारे के सारे आपको पता है प्लांट जितने भी हैं किंगडम प्लांटे में वो मल्टी सेलुलर हैं, एनिमल्स जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। जितने भी फंजाई हैं ना किंगडम फंजाई में, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, सिवाय एक छोटे से ग्रुप के जिनका नाम है यीस्ट। ये आपने याद रखना है, यीस्ट वो वाहिद फंजाई हैं जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यीस्ट अगर यूनिसेलुलर है तो इसे किंगडम फंजाई में क्यों रखा गया, क्योंकि आपने पहले देखा था कि जब एलजी की बात आई थी तो जो एलजी यूनिसेलुलर थे उन्हें रखा गया था किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के अंदर, और जो एलजी मल्टी सेलुलर थे उन्हें रखा गया था प्लांट्स के अंदर। वो अलग बात है कि बाद में इन दोनों को उठाकर प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो पॉइंट ये है कि चूँकि जो यीस्ट वाले मेंबर्स हैं उनके तकरीबन सारे फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं इनसे, फंजाई से मिलते हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई से, जब भी इस एक्सेप्शन के होने के बावजूद इन्हें उठाकर रखा गया है फंजाई के साथ। अच्छा, देन सेल वॉल इनके पास होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं होती, वो किसकी होती है, वो काइटिन की बनी होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, मिक्सचर है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। बॉडी इनकी कोइनोसिटिक होती है, कोइनोसिटिक कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड को, ये मैं आगे समझाऊंगा। बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल दी हुई है एगरिकस, जिसे कॉमनली मशरूम कहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल यीस्ट है। नाउ दे आर एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ। देखिए, हीटरोट्रॉफ का मतलब तो आपको पता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब हीटरोट्रॉफ 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स भी हीटरोट्रॉफ होते हैं, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। हीटरोट्रॉफिक होना ये एनिमल और फंजाई के अंदर एक कॉमन बात है। तो एनिमल भी हीटरोट्रॉफिक होते हैं और फंजाई भी हीटरोट्रॉफिक होते हैं। तो फ़र्क क्या करेंगे भाई, तो एनिमल्स जो होते हैं ना वो होते हैं इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ। इंजेस्टिव का मतलब ये है कि एनिमल क्या करता है, पहले फूड पार्टिकल को बॉडी में लाता है, फिर उसके पास एक अदद सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो उस पार्टिकल को बॉडी में आने के बाद तोड़ता है। तो हम भी क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम खा लेते हैं, फिर हमारे पास एक अदद डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है और तब जाकर वो एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, फंजाई ऐसा नहीं करता। फंजाई क्या करता है, पहले उस मॉलिक्यूल को, उस बड़े स्ट्रक्चर को वो तोड़ता है
और जब वो टूट जाता है उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आता है। तो बेसिकली ये बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसके अपने अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो ये जिस चीज़ के ऊपर भी ग्रो करता है, जिस चीज़ को भी खाना चाहता है, ये उसके ऊपर एंजाइम्स छोड़ता है और वो एंजाइम्स उसे ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन के बाद जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट इज़ वाई ही कह रहा हूँ फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स जो है वो इंजेस्टिव होते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर कुछ पैथोजेंस आते हैं। पैथोजेंस का मतलब डिजीज कॉज करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले। कुछ एडिबल हैं जो कि मशरूम्स होते हैं, लेकिन सारे मशरूम नहीं होते, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स। देन कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, लाइक पेनिसिलियम, जिससे आपको एंटीबायोटिक मिलती है पेनिसिलिन, और यीस्ट है, इनके फ़ायदे मैं बताऊंगा आगे, फर्मेंटेशन के अंदर काम आते हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट। फंजाई आर बेस्ट डीकम्पोजर्स। किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया और फंजाई इन्हें हम कहते हैं दे आर द बेस्ट डीकम्पोजर। डीकम्पोजर वो होते हैं जो डेड बॉडीज़ को या डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो ये दो बेस्ट डीकम्पोजर्स हैं। और ये भी याद रख लें यहीं पर कि फंजाई जो हैं ये प्रिंसिपल डीकम्पोजर हैं, यानी मेनली ये किसको डीकम्पोज करते हैं? सेलुलोज और लिग्निन को, जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिन्हें बैक्टीरिया डीकम्पोज नहीं कर सकते ज़्यादातर। दैट इज़ वाई बैक्टीरिया और फंजाई दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर फंजाई को इन्वायरमेंट से निकाल लिया जाए तो प्लांट की बॉडीज जो हैं उन्हें डीकम्पोज करने में मुश्किल पेश आएगी। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने किसी स्टूडेंट को लिखवाया था तो उसने लिखा हुआ है स्टोर्ड फूड। आपको पता है प्लांट्स जो हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो फंजाई हैं वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये एक और सिमिलैरिटी है एनिमल्स की और फंजाई की, कि ये दोनों ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी बॉडी की। अच्छा, जो फंजाई की बॉडी है, इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th में, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है माइसीलियम, और ये बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिन्हें हाइफे कहते हैं। एक होगा तो हाइफा कहेंगे, मल्टीपल होंगे तो हाइफे कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आपके घर में जो तिनके वाली झाड़ू है, ठीक है, इस तरह से बंडल बना होता है, ऐसी कुछ झाड़ू होती है ना। तो आपके घर में जो तिनके वाली झाड़ू है, ये फंजाई की पूरी बॉडी है, ठीक है। दिस इज नोन एज माइसीलियम। और इसके अंदर जो एक तिनका है, दिस इज कॉल्ड, ऐसी प्यारी सी झाड़ू होती है, दिस इज कॉल्ड हाइफा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी फंजाई की बॉडी है, दिस इज कॉल्ड माइसीलियम। और ये जो तिनके हैं, एक तिनका जो है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड हाइफा। तो इसी तरह से फंजाई का जो माइसीलियम होता है वो बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिन्हें हम हाइफा कहते हैं। अब हाइफा की कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर बनी हुई भी हैं। देखिए, ये वाला हाइफा ऐसा है जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि दीवारें बनी हुई है। ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। इसकी वजह से बेसिकली ये बड़ा सा हाइफा जो है ये टुकड़ों में डिवाइड हो गया है। ये जो दीवारें हैं इन्हें हम कहते हैं सेप्टम, और इसकी वजह से ये जो हाइफा है ये कहलाता है सेप्टेट। तो सेप्टेट वो है कि जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स बनी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वो डिवाइडेड हो गया है सेल्स के अंदर। ये इंडिविजुअल सेल के अंदर डिवाइड हो गया है और हर सेल के अंदर एक या दो न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। दूसरा हाइफा आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये हाइफा ऐसा है कि जिसे हम कहते हैं नॉन सेप्टेट, क्योंकि इसके अंदर कोई दीवारें मौजूद नहीं है। तो आपको नज़र आ रहा है कंबाइंड साइटोप्लाज्म है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक ही साइटोप्लाज्म है और आपको मल्टीपल न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, या इसे हम कहते हैं कोइनोसिटिक। तो मैंने पहले भी वर्ड बताया था कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक बॉडी यहाँ पर था। तो ये जो कोइनोसिटिक है ये बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को कहते हैं। तो कौन से हाइफा हो गए? एक सेप्टेट हो गया जिसमें दीवारें हैं, और जो नॉन सेप्टेड हाइफा हैं वो लैक करते हैं सेप्टा, ये डिवाइडेड नहीं होते इंडिविजुअल सेल के अंदर। कॉमन साइटोप्लाज्म होता है, बहुत इफेक्टिवली मूव करता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल होते हैं। ये पूरा एक सेल समझ लें विच इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो दीज हाइफा आर कॉल्ड कोइनोसिटिक, या दे आर ऑल्सो नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड, या दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन सेप्टेड। अब जो सेप्टेड हाइफा है ना, उसकी भी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है, ये मैं बना रहा हूँ सेप्टम, ठीक है, ये बीच में आपको दीवार नजर आ रही है, नाउ दिस इज अ कंप्लीट वॉल। और दूसरी कंडीशन ये है, अच्छा इसमें क्या है, बीच में होल नजर आ रहा है जिसकी वजह से दो जो पोर्शंस हैं, दो जो सेल हैं, इनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। तो कुछ सेप्टेट फंजाई जो होते हैं उनके सेप्टम के अंदर, दीवारों के अंदर होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। अगर कंप्लीट दीवार होगी तो पूरा साइटोप्लाज्म मूव नहीं कर सकता, खाली जो मटेरियल है वो एक्सचेंज कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के जरिए। अच्छा, एक बात रह गई यहाँ पे कि इनके पास जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पाया जाता है काइटिन। नाउ काइटिन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। यानी अगर आप प्लांट की सेल वॉल देखें तो वो बनी होती है सेलुलोज से और लिग्निन से।
तो सेलुलोज और लिग्निन के मुकाबले में काइटिन जो है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ये आसानी से डिके नहीं होता, या आसानी से डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो दैट इज़ वाई फंजाई जो है इनके बारे में आप पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बॉडी होती है इनकी। इनके जो हाइफा होते हैं वो बहुत एक्सटेंसिवली स्प्रेड करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, और इसका फ़ायदा भी होता है, मैं आपको बताऊंगा इनको क्या फ़ायदा है। इनको बहुत बड़ा सा एरिया मिल जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। जाहिर सी बात है, अगर ये बहुत तेज़ी से फैलेंगे तो जितना एरिया ये कवर करेंगे उस एरिया के अंदर जो मटीरियल इन्हें मिलेगा वो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दीज आर लाइक रूट्स। जिस तरह रूट जितना डीप जाएंगी या जितना ज़्यादा ग्रो करेंगी उतना ज़्यादा एरिया से प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जितना हाइफा तेज़ी से ग्रो करेगा, जितना एक्सटेंसिवली ब्रांच होगा, उतना ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। ना हाइफी के बारे में एक दो बातें और। हाइफा जो हैं वो एक तो सेपरेट भी होते हैं, और इसके अलावा ये एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जो मशरूम नज़र आता है वो बेसिक, देखिए फंजाई की पूरी बॉडी किससे बनी है, हाइफा से बनी है ना। तो ये जो मशरूम आपको नज़र आता है ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये बारीक बारीक धागों से बना हुआ है। जिस तरह आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी एक बड़ी जॉइंट सी बॉडी नज़र आती है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएँ तो आपका हर पार्ट छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसे हम सेल कहते हैं। तो आपके सेल जिस तरह से मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हाइफा जो है ये भी मिलकर पैक टुगेदर होके ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि मशरूम एक स्ट्रक्चर है, या पफ बॉल्स हैं, या मॉरल्स हैं, ये मैं दिखाता हूँ अभी। तो अच्छा, इसके अलावा ये जो यीस्ट है, यीस्ट को हम कहते हैं नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई, क्योंकि ये हाइफा नहीं बनाते, ये सिंगल छोटा सा सेल होता है, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनाता। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फंजाई के बारे में। देखिए, मैं आपकी बॉडी से कोई भी सोमैटिक सेल निकालूं, आँख से, कान से, बाल से, इंटेस्टाइन से, हार्ट से, और मैं उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर काउंट करूं तो मुझे उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 नज़र आएगा। ठीक है, मैं फ्रॉक की बॉडी से कोई भी सेल निकालूं, मैं उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर काउंट करूं तो मुझे उसके अंदर 26 नज़र आएगा। ठीक है, मैं जो फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला फ्लाई होती है, उसके अंदर से अगर क्रोमोसोम निकालूं और मैं काउंट करूं तो उसके अंदर मुझे 8 नज़र आएगा। तो ये बेसिकली इनके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, मेरे पास अगर 40 इंसानों के 46 क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन है, 2n कहते हैं इसे। ड्रोसोफिला के पास होते ही 8 हैं तो ये उसकी डिप्लॉइड कंडीशन है। इसके पास भी 26 होते हैं तो ये इसकी डिप्लॉइड कंडीशन है। नाउ द पॉइंट इज, फंजाई की बॉडी में से, फॉर एग्जांपल आपको मशरूम नज़र आ रहा है, आप मशरूम के अंदर से कोई हाइफा निकालें और हाइफा में से कोई न्यूक्लियस निकालें, तो जितने भी फंगल न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करेंगे तो आपको पूरे नहीं नज़र आएंगे, बल्कि आपको आधे नज़र आएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर अबाउट फंजाई कि फंजाई की पूरी ज़िंदगी में आप कोई भी न्यूक्लियस उठाकर देख लें, वो हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं, सिवाय एक न्यूक्लियस के जिसे हम कहते हैं जाइगोट। तो इसका जो जाइगोट होता है, जाइगोट कब बनता है? जब दो न्यूक्लियस मिलते हैं। हमारा जाइगोट कब बनता है? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं। तो जब यहाँ पर भी दो न्यूक्लियस मिलेंगे, दो हैप्लॉइड मिलेंगे, n+n, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये क्या हो जाएगा? 2n। तो ये 2n जो है बस ये वाहिद जाइगोट के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आप कोई भी सेल निकाल लें, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस निकाल लें, उसमें आधे क्रोमोसोम होंगे, पूरे क्रोमोसोम कभी नहीं होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी बात लिखी हुई है, इससे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फंजाई जो है वो कितना तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो भाई सिंगल माइसीलियम फंजाई की बॉडी को कहते हैं, may produce up to a kilometer of new hyphae in a circular clone of Armillaria। आर्मिलेरिया जो है ये बेसिकली एक पैथोजेनिक फंगस है। पैथोजेनिक फंगस का मतलब डिजीज़ कॉज करने वाला फंगस है। किसके ऊपर डिजीज़ कॉज करता है? ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। उन जिम्नोस्पर्म के अंदर एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉनिफर्स, जिन्हें आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, पाइनस। तो उन कॉनिफर्स के ऊपर ये ग्रो करता है और ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है हाइफा? 1 किलोमीटर तक, एक दिन के अंदर 1 किलोमीटर तक जो है ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इतना तेज़ी से ये ग्रो करते हैं। तो ये पूछा गया यहाँ पे कि क्या भाई ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो अगर एरिया वाइज देखें तो शायद हो भी सकता है, बट द पॉइंट इज़ कि ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि फंजाई जो है, चूँकि इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, बहुत बारीक बारीक से स्ट्रक्चर है हाइफी, तो ये एक्सटेंसिवली ग्रो कर जाते हैं और बहुत बड़े बड़े एरियाज जो हैं ये कवर कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। ये फंजाई का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की फंजाई के अंदर और रिप्रोडक्शन की।
अच्छा हाँ, मैंने आपको दिखाना था मशरूम्स और पफ बॉल्स और मॉडल्स दिखाने थे, भूल गया मैं। हाँ भाई, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ वेरी कॉमनली सीन स्ट्रक्चर, दीज आर मशरूम्स। अब आपको लग रहा है कि ये तो कोई बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बेसिकली बना हुआ है हाइफा से ही। वो जो बारीक बारीक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आप मॉलिक्यूलर क्यों कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये बारीक बारीक स्ट्रक्चर से बना हुआ नजर आएगा, जिन्हें आप हाइफा कहते हैं। ना दीज आर पफ बॉल्स, ये फंजाई के अंदर डिफरेंट फंजाई जो हैं वो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये पफ बॉल्स हैं, ठीक है, ये भी अगर आप देखेंगे बारीक बारीक स्ट्रक्चर से बना होता है। दीज आर मॉरल्स, ठीक है, ये मॉरल्स हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी शायद बना हुआ है पहले पेज के ऊपर, आई डोंट रिमेंबर। तो ये मॉरल्स हैं, ठीक है, ये मॉरल्स जो हैं ये भी बने हुए हैं बारीक बारीक स्ट्रक्चर से, जिन्हें आप हाइफा कहते हैं। तो जिस तरह आपका ब्रेन है, अगर ब्रेन को मैं निकाल के दिखाऊं तो कुछ ऐसे ही नज़र आता है ना, तो कोई सोच सकता है कि ये बहुत बारीक बारीक धागों से बना है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। नहीं सोच सकता, लेकिन बना हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नज़र आ रहे हैं कि बहुत अजीब से बड़े से स्ट्रक्चर हैं, कोई जॉइंट से स्ट्रक्चर है, बट बहुत बारीक बारीक हाइफा से बने हुए हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स।